चलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म। 12 जनवरी आज युवा दिवस। अरे यार, ये पर्दा बिल्कुल बंद कर दो, क्या एक लाइन आ रही है उसमें बीच में। आप कर दो आखिरी वाले भैया, है ना। तो आज युवा दिवस है। अरे और ज्यादा हो गया, दोनों पकड़ के एक साथ जोर से बड़ी में यूं, बस। हाँ हो गया कोई नहीं, है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उनका नाम था बचपन का नरेंद्र नाथ, है ना। और वो 7वें बेटे थे, मतलब 7वीं संतान थे अपने माँ बाप की। जमींदार के बेटे थे, पढ़े लिखे लोग थे। बंगाल के लोग वैसे भी बहुत पढ़े लिखे थे उस समय, है ना। सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ में बंगाल के लोग आगे। समृद्धशाली राज्य था बंगाल, आज के जैसा बंगाल नहीं था। तो माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाया पढ़ने में। तो उन्होंने सीखा कि जो चीज मैंने न देखी है, न महसूस की है, मैं उस पर क्यों भरोसा करूं, है ना। मतलब उनके परिवार वाले तो बहुत धार्मिक थे, विवेकानंद जी भी धार्मिक थे। अधार्मिक आदमी अलग ही होता है, पर वो जानना चाहते थे कि ईश्वर नाम की चीज होती क्या है। तो जो भी कोई आता था उनको ज्ञान बांटता था, वो यूं पूछता कि आपने देखे क्या भगवान, अगर देखे हैं तो बताओ, नहीं देखे पहले ढूंढ के आओ फिर बताओ। बेइज्जती नहीं करते थे, मतलब वो जानना चाहते थे कि अगर तुमने भगवान को महसूस किया है, देखा है, तो मुझे बताओ कि कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं। और घूमते थे, खुद ही जाते थे पूछने कि आप इतने बड़े बाबा हो, मुझे एक बताओ, आपने देखे क्या भगवान। तो सामने वाला सोचता है मेरी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा नहीं था, है ना। कभी कभी हम चीजों को गलत दृष्टिकोण से देख लेते। घूमते घूमते आखिरी में रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, है ना। बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो रामकृष्ण जी तो बैठे रहते थे, वो बहुत ज्यादा ही ऊपर की चीज है। ऐसा कहते हैं कि माँ काली उनके हाथों से सीधे, हाँ, भोजन करती थी सीधे, है? बहुत सारी कथाएं उनकी, अब अपन ज्यादा डिटेल में इनकी चर्चाएं नहीं कर सकते, उसके लिए तुमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो गए, तो उन्होंने देखा रामकृष्ण परमहंस ने कि यार तुम तो बहुत बुद्धिमान तेजस्वी बालक हो, आ जाओ बैठो, भोजन करो, प्रसाद ले लो। बोले किसका प्रसाद है? बोले माँ काली। बोले आपने देखा भगवान को? बोले हाँ, जैसे तुमको देख रहा हूँ वैसे ही उसको देख, वो तो हर जगह, तुम में भी तो वही भगवान। हाँ, तो उनके जो शब्द थे विवेकानंद जी को जम गए। मतलब वो जो रहता है ना, एनर्जी का आदान प्रदान है। तो जैसे बातचीत में अपन शब्दों का अर्थ निकालते हैं, वास्तव में शब्द कोई अर्थ नहीं रखते, भावार्थ होता। कई बार हूं से ही काम हो जाता है ना। जैसे एक शेर सुना होगा तुमने, क्या चांद के पार एक अजब रंग का हाला हुआ है, और तुम्हें सोच कर सोचों में उजाला हुआ है। बाकी इस दुनिया की हर बात मेरी समझ में आ जाती है, बस तेरी ने हैरत में डाला हुआ है। तो उनको जम गया मामला, गुरु शिष्य बन गए। फिर उन्होंने कई सारे काम किए, योग भी किया, ध्यान भी, राजयोग, कर्म योग, बड़ी बड़ी किताबें हैं विवेकानंद जी की। तुमको समय मिला नहीं शायद पढ़ने का, पढ़ना चाहिए। ऐसी अच्छी चीजें पढ़ने से क्या होता है, आदमी के अंदर दूसरे गुण, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ती है, और वो आपको किसी भी जॉब में ज्यादा आगे ले जाती है। नौकरी तो सभी कर रहा है, पर नौकरी में भी जो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है ना, उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। पढ़ने का गुण, बोलने का गुण, अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग थोड़ी अच्छी हो ना, तो तुरंत आदमी बहुत तेजी से उन्नति करता है। क्योंकि जब भी सिलेक्शन का मामला आएगा, चाहे अपन पीएचडी करके प्रोफेसर बनने में चले जाए ना, तो आपके डिग्री कागज से वो जितने नंबर उनके फिक्स है उतने मिल जाएंगे। बाकी जो आखिरी में फाइनल आदमी कहता है ना, बंदे में दम था, वो दम पैदा बाहर से ही होता है, कॉलेज की किताबों से दम पैदा। तुमने भी देखा होगा ना, अपने कॉलेज में बहुत सारे किताबी कीड़े, लकीर के फकीर कहते हो। मैं पढ़ता था, मेरे साथ बिहार की 2-3 लड़कियां पढ़े, आईसीआर से आई थी।
तो मैं तो कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया सेकंड ईयर से। अब कभी कभी कॉलेज भी नहीं जाता था। तो वो एक सिस्टर बन गई थी मेरी, तो वो बोलती कि हमें तुम्हारा बहुत चिंता हो रहा है। मैंने कहा, क्या चिंता हो रहा है? बोले तुम पढ़ते नहीं हो, क्लासेस भी अटेंड नहीं करते हो, वो सर तुमको फेल कर देगा। मैंने कहा कर दे फेल। बोले तुम्हें डिग्री नहीं चाहिए। मैंने कहा वो कागज खाली इकट्ठे करने के हैं, बाकी तो मैंने बहुत सारे देखे डिग्रीदारी घूम रहे थे। आइए। बोले तुम क्या करना चाहते हो जिंदगी में? मैंने कहा तू याद कर ले, लिख ले कि तेरे से 50,000 रुपये ज्यादा कमाऊंगा। तुम जानते हो हम कौन है? मैंने कहा हम जानते हैं बहुत अच्छे से। वो गोल्ड मेडलिस्ट, बीएससी एमएससी दोनों। फिर आखिरी में सेंट्रल वेयर हाउसिंग की उसकी जॉब निकली, वो बेंगलोर में जाकर नौकरी करे 50-60 हजार रुपये महीने। हाँ, क्या कर रहे हो? मैंने कहा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चलने दे, तू भी चलने दे, मेरे भी चलने दे, अब मत फोन करना, ये मत करो वो मत करो। मेरे पिताजी नहीं कहते यार, सही है नहीं? अपन खुले दिल के आदमी, पढ़ाई भी करो तो खुल के, नहीं करो तो खुल के। रुकना नहीं कभी भी, जो अपना दृढ़ संकल्प है ना उसको हमेशा पूरा करके रहना चाहिए। और विवेकानंद जी यही कहते थे कि आज के युवाओं में सबसे बड़ी कमी जो है वो संकल्प शक्ति की है, क्योंकि एकमात्र सफलता का सूत्र है संकल्प शक्ति। कि ठान लिया तो बस फिर करना ही है, जिद करो, दुनिया बदलो। नहीं तो बाकी जी रहे हैं पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान, एक ही अंतर है कि वो सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं और इंसान किसी उद्देश्य से जी रहा है। अगर इंसान सिर्फ खाने के लिए सोने के लिए जीने लग गया, वो पशुवत हो गया, उसमें और इंसान में और पशु में कोई अंतर नहीं बचे। और आज धीरे धीरे, अभी मैं उधर बच्चों को पढ़ा रहा था थोड़ा सा, उन्होंने बोला सर विवेकानंद जी बर्थडे है, कुछ मोटिवेट करो। तो मैंने उनको बताया कि इंसान को इंसान बनाने वाली चीजें क्या है। आईक्यू, आईक्यू को हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। एक इंटेलेक्चुअल, तुमने पढ़ा हो ना एक सब्जेक्ट, हाँ पढ़ा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ क्या होता है इंटेलेक्चुअल? अभी और पढ़ाएंगे प्लान ब्रीडिंग वाले पे, पढ़ा फार्मर्स राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें सब पढ़ाते हैं। कॉपीराइट किसको कहते हैं, पेटेंट किसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल भी नहीं याद है, जीरो। कुछ तो होगा ना किसी, हाँ कोर्स तो था, वो तो मुझे भी पता है, और उसमें क्या था? इंटेलेक्चुअल को हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा। क्या कहते हैं? ये भी एक प्रकार की संपत्ति है ना, बौद्धिक संपदा। जैसे मान लो किसी ने कोई आविष्कार किया हो, किसी ने कोई नया आइडिया दिया हो, किसी ने कोई नया कॉन्सेप्ट ढूंढा, या पुराने किसी आविष्कार में कोई परिवर्तन किया है, तो उसको अधिकार है कि वो अपने संपत्ति को रजिस्टर्ड करवाए। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो वो उसकी संपत्ति, अगर किसी ने कुछ गाया है तो वो उसकी संपत्ति, यहाँ तक कि अगर किसी ने कुछ बोला है वो भी उसकी संपत्ति। उसके परमिशन के बिना उन चीजों का प्रयोग करना कानूनन रूप से अपराध है, गैर कानूनी। पेटेंट अलग चीज होती है ना। ये सब मिलकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, कॉपीराइट भी उसी में आता है, पेटेंट भी उसी में आता है, रजिस्ट्रेशन भी उसी, बहुत सारे उसके टाइप्स हैं, जितना डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो इंसान में है ना, आईक्यू भी कमजोर है, बुद्धि लब्धि। आज से 50 साल पहले का आदमी ज्यादा बुद्धिमान होता था, कम संसाधनों में भी वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करता था, कहानियां सुन के सीख ले, किताबें पढ़ता था। अब तो ले दे के इंस्टाग्राम ही बचा है बस, और उस पर जो बेवकूफियां चल रही है, मतलब मेरा तो 150 ग्राम खून रोज यूं ही जल जाता है। मेरे से कई लोगों का अपने बाप का क्या जा रहा, अपन भी बनाओ बढ़िया, किचन में करछी हिलाओ, वीडियो बनाओ। जो लेवल रहता है ना एक आदमी का, बच्चे में, बुढ़े आदमी में कोई अंतर कुछ नहीं बता। अभी कल मैं देख रहा था, एक डोकरा काला टीका लगा के पेड़ के साइड में खड़े होकर रील बना रहा, वीडियो गाना गा रहा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हारे पोते पोती देखेंगे और यही सीखेंगे। इसलिए आज देखा जाए ना, भारत में तो डिग्रीधारी बहुत है, लाखों करोड़ों, पर बुद्धिमान लोग बहुत मुश्किल हो। मैंने बहुत इंटरव्यू लिए जीवन में, अभी भी लेता हूँ, है ना। मैंने प्राइवेट कंपनीज के लिए भी इंटरव्यू लिए, मॉन्सेंटो के लिए भी इंटरव्यू लिए। बुला लेते, मेरे सब सीनियर बहुत अच्छे हैं, कि ले तू आना है यार।
वो तो उनके क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जो लिखता हूँ उनको बड़ा मजा आता है। तो उसमें मैंने देखा है कि वास्तव में BSc करा हुआ आदमी है, उससे अगर कुछ पूछ लेना कि 2.5/2 कितना होगा, उसकी सारी डिग्री धरी धरी रह जाए, उसकी हालत खराब हो जाए। वो ऐसे देखता है कि ये चाइनीज पूछ लिया होगा जैसे। बड़ी समस्या की जड़ है मान। किसी से पूछ लो केंचुए के सबसे बड़े दुश्मन कौन से, तो ऐसे सिर खुल जाता है जैसे उसने केंचुआ पालन पढ़ा ही नहीं जिंदगी में। एंडोजेक, डायोजेक, एपिजेक, केंचुए का बोले क्या मालूम है यार भाई। बायोडायनामिक क्या होता है बोले कि वो रिडोल्फ सिनर, उससे पूछ रहे डेफिनेशन, वो आदमी का नाम बता रहा है। मतलब ऐसे ऐसे आंसर देते हैं कि क्या ही रखे, कि फिर भी रखना पड़ता, मजबूरी उनको तो आदमी चाहिए काम करने। मतलब सैलरी तो वो उतनी दे रहे हैं पर आदमी उन्होंने रख रखा कम लेवल। बड़ी समस्याग्रस्त स्थिति है। अधिकारी है ना, अधिकारियों जैसे बचे ही नहीं है। बड़ी सबसे बड़ी समस्या तो है, अभी तुम टीचर देख रहे हो प्राइमरी स्कूल के, सब इंस्टाग्रामर, खास करके महिला। हालांकि किसी के बारे में कुछ बोलना बहुत गलत बात है, पर तुम देखो उनके 50-50, 1-1, 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं, और वहाँ क्लासरूम में बच्चे बैठा के रील्स बना रहे हैं। मेरी खुद की सिस्टर भी है, मैंने उसको बोला कितनी बार, तो थोड़ी शर्म बची हो तो कर ले। टीचर टीचर होता है यार, वो ऐसे थोड़ी अपने लेवल से नीचे थोड़ी आ सकता है। जिसका जो काम है वो करे, नाचने वो गाने वालों का काम है वो कर रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, देखो ना तुम। या तो वही बन जाओ, या तो भगवान ने जो बनाया है, पैर छूते हैं लोग तुम्हारे, तुम क्या सिखा रहे हो दुनिया। निजी जीवन कमरा बंद करके खूब नाचो, कोई नहीं मना कर रहा, पर बाहर तो मत नाचो कम से कम। कार में से लटक रहे बाहर। विवेकानंद जी होते ना तो उनका खून जलता सच में, वो बहुत अलग टाइप के आदमी है ना। अमेरिका में उन्होंने भाषण दिया 1893 में, जब पूरी दुनिया में ईसाइयों का बोलबाला था, उनकी बोलती बंद कर दी। सुने तुमने शिकागो स्पीच? क्यों सुनोगे, किसने कहा सुनने का। सबसे बड़ी समस्या तो वो है कि जो सामने आया वो देख, कोई उद्देश्य नहीं जीवन का, सुबह उठे बढ़िया तैयार हुए, नहाए धोए, नाश्ता पसाए, अब क्या करना बताओ। इधर गए उधर गए, थोड़ा बहुत पढ़े ना, फिर बोले अब सोएंगे यार। और सबसे बड़ी दुश्मन तो मोबाइल नाम की चीज है, जिसने सारी जिंदगी में बर्बाद कर रखी, पूरी तरह से बर्बाद है बेटा। एक भी ढंग का आदमी है ना अपने बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं करता, और बचपन से ऐसे ट्रेनिंग देके रखता है कि मोबाइल उनकी जिंदगी में इतना लिमिटेड रहता है जितनी उसकी जरूरत है, नहीं तो ये कब दिमाग पे कब्जा कर लेता है। किसी का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, उसको ऐसा लगता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई खुद की। ये मानसिक विकार रोग है, प्रूव्ड है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया अमेरिका में। मानसिक रोग, किसी का मोबाइल लेकर पानी में डुबा दो, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उसको। मौत में जितना तड़पता है ना आदमी मानसिक रूप से, वो मोबाइल पानी में गिरने पर इतना ही दुख होता है उसको। मोबाइल स्विच ऑफ करने पे ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता दुनिया से कट गया है। तो ये बहुत घातक चीज, अपन समझ नहीं पा रहे हैं इसको। ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक नशा है इंस्टाग्राम का। तुम डिलीट करके देख लो, चलो कल नई आईडी बना लो, नहीं कर पाओगे। हाँ तू तो अलग ही, तुम महापुरुष है। हाँ नहीं करो, पर उसकी अपने लिमिट तय करना पड़ेगी कि मैं 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, क्योंकि इसके बिना रहा भी नहीं जा सकता। नई जानकारियां सारी मोबाइल से मिलती है, पर उसकी लिमिट तय करके रखना पड़ेगी ना। हर आदमी कम नींद ले पा रहा है क्योंकि 2-3 बजे तक से मोबाइल ही चला रहा है। चलो अब अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, है ना। हाँ IQ लेवल मैंने नहीं सर्च करा यार, उस समय शायद नापते भी नहीं होंगे। मतलब ऐसे कहते हैं उतनी बुक पढ़ लेते थे। हाँ वो पढ़ लेते, उनकी योग शक्ति ज्यादा थी, है ना। अष्टांग योग किया था उन्होंने। योग शक्ति कैसे बनती है? बाबा रामदेव से। ये योग अलग है, वो समय हाँ अलग वो योग अलग। कहाँ गई प्रीति जी, दिख रही तुम लोग कहीं? ये तो कुछ और ही आ रहा है यार, ऊपर ऊपर।
देखना प्री पीजी लिखा होगा सर। हाँ विवेकानंद जी ने कितनी उम्र ली थी सर? यार मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया यार भाई, ये वाला ही नहीं है। अरे नई पीडीएफ बना दी मैंने एक और, एक एक तो ये है, नहीं नहीं अरे एक नया फोल्डर बना है ये रहा। सॉइल इरोजन पढ़ रहे थे अपन है ना, इसमें वीडियो भी डाले थे मैंने, वीडियो तो दिखे ही नहीं अपने को। चलो कहां तक पहुंच गए थे अपन? ये इरोजिबिलिटी और एरोडेबिलिटी दोनों चीजें है ना, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार। एरोजिबिलिटी का मतलब तो ये है कि एक वर्षा की बूंदों के द्वारा मृदा के कण कितने मृदाशरण हो सकता है ना। ये केवल जल द्वारा मृदाशरण के लिए ही एरोजिबिलिटी का यूज किया जाता है, जबकि एरोडेबिलिटी एक बड़ा शब्द है ना। इरोडेबिलिटी ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इरोजन। कहने का मतलब है कि जो भी मिट्टी के कटाव का गुण है वो डिपेंड करेगा कि मृदा का प्रकार कैसा है, स्लोप का प्रतिशत कितना है, स्लोप की लंबाई कितनी है, हवा की गति कितनी है या पानी की गति कितनी है, और उन दोनों की मात्रा या बल कितना है, ये सब मिला के कहलाता है इरोडेबिलिटी। तो किसी मृदा के कटने का गुण क्या कहलाता है? इरोडेबिलिटी। जबकि इरोजिविटी जो है वर्षा की बूंदों के प्रहार से मृदा के क्षरण का गुण या क्षमता। ठीक है, और वो जो एक और लिखा है उसका कोई मतलब नहीं होता, वो इरोडिबिलिटी है दूसरा वाला। क्या लिखा है उसमें? इरोडिविटी। इरोडिविटी कुछ नहीं होता है ना, इरोडिबिलिटी है वो भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को देखना है, ये तो अपन ने देख लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग दी विंड इरोजन। सबसे पहला कौन सा होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा होता है टॉप सॉइल कंडीशन, तीसरा होता है वेजिटेटिव कवर उस पे है कि नहीं है, और चौथा होता है टोपोग्राफी। तो ये चार फैक्टर है, वहां पे लिखे हुए हैं से चारों, दूर दूर लिखे हैं शायद, है ना। तो ये चारों एक साथ लिख लें भले, ताकि अपने को उसको मिलाने में आसानी रहे कि इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा। वहां पे क्या एक्स्ट्रा मटेरियल ज्यादा घुस रखा है, जो मेन मेन चीज है वो अंडर हाईलाइटेड हो गई। अब पहले फैक्टर में आता है अपना क्लाइमेटिक फैक्टर, उसमें भी पहला विंड वेलोसिटी, हवा की गति जितनी तेज रहेगी, या उससे भी ज्यादा डिटेल में अपन कहें तो विंड की पावर जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा अमाउंट में सॉइल आपकी उड़ेगी, है ना। विंड की पावर जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा सॉइल आपकी उड़ेगी। दूसरा लिखा इन सॉल्टेशन प्रोसेस द मैक्सिमम पार्टिकल, ये तो अपन ने समझ लिया था उस दिन के सबसे ज्यादा पार्टिकल मिनिमम साइज के ही होते हैं। एक चीज और है, जो सॉल्टेशन होता है ना, उसका अपन मान के चले 90% से भी ज्यादा हिस्सा जो है केवल 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। मतलब वो वायु, मृदा के कण वायु में ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उछलते, केवल कितने उछलते हैं? ज्यादातर 30 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई तक ही उछल पाते हैं। फिर इरोडेबिलिटी हो गया, इरोजिविटी भी हो गया। दूसरा वेजिटेटिव कवर या टोपोग्राफी, है ना। वेजिटेटिव कवर का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा अपन सॉइल को कवर करके रखेंगे, घास उगा के रखेंगे, फसलें उगा के रखेंगे, उतना कम विंड इरोजन होगा। तो अगर सॉइल कवर है हमारी तो उसका इरोजन कम होगा। तीसरा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति। अगर स्लोप ज्यादा है तो इरोजन भी ज्यादा हो जाएगा, अगर प्लेन है तो इरोजन थोड़ा कम होता है ना। लेंथ ऑफ स्लोप जितनी ज्यादा रहेगी, जितना ज्यादा एंगल ऑफ स्लोप है और जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ स्लोप है उतना ही ज्यादा इरोजन होता है। अब ये जो एंगल ऑफ स्लोप है नापने के लिए एक डिवाइस आता है, उसको हम कहते हैं इंक्लाइनोमीटर। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ स्लोप इज मेजर्ड बाय
इंक्लाइनोमीटर, अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लाइनोमीटर और हिंदी में कहते हैं प्रवणता मापी। तो ढलान का कोण, एंगल ऑफ स्लोप इज मेजर्ड बाय इंक्लाइनोमीटर। कल तो फिर यूं ही बैठना पड़ा होगा 1 घंटे, है ना? है नहीं क्या? मैसेज आ गया होगा। अब एक है विंड सॉइल लॉस इक्वेशन, है ना? ये किसने दी थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा एफ सिद्धावे एंड रुडॉल्फ। वहां पे कुछ और लिखा हुआ है जो गलत लिखा हुआ है ना, चैपेल नाम के वैज्ञानिक ने नहीं दी थी। इनका एक रिसर्च पेपर है, मैंने डाउनलोड करा हुआ है, इन्होंने दिया था, तो उसको करेक्शन कर लो, है ना? ये चैपेल काट के क्या लिखना है? एफ सिद्धावे, और यहाँ पे ए लिखा है शायद, उसको ई करना है। एक तो चैपेल काट के क्या लिखना है अपने को? एफ सिद्धावे, और दूसरा यहाँ ई की जगह पे क्या है? यहाँ ए की जगह पे क्या लिखना है? ई। आपके नोट्स में ए लिखा हुआ है ना? ई रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सॉइल लॉस मेट्रिक टन पर हेक्टेयर पर ईयर। गिवन बाय के आगे यहाँ जो लिखा है ना चैपेल, उसको काट के अपने को लिखना है एफ सिद्धावे, और वुड ऑफ तो पहले से ही लिखा है ना, तो चैपेल काट के क्या लिख देंगे? एफ सिद्धावे। इन्होंने प्रूव किया था, इन्होंने दी थी क्वेश्चन सबसे पहले। अब ई का फुल फॉर्म भी नहीं लिखा है वहां पे, देखो छोड़ा हुआ है, लिखो एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सॉइल लॉस मेट्रिक टन पर हेक्टेयर पर ईयर। एवरेज एनुअल सॉइल लॉस है ना? तो ज्यादातर तो अपने क्या होता है, प्री पीजी में फॉर्मूला ही पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे पूछ लेते हैं कि आई इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू। तो ये अपने को सिर्फ सूत्र याद करना है, इसके सवाल नहीं है, क्योंकि ये वो वाले सवाल नहीं है जो अपन वैल्यू रख के हल कर पाए, है ना? इसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करना पड़ेगी अपने। तो इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सॉइल लॉस मेट्रिक टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। आई इज इक्वल्स टू सॉइल इरोडेबिलिटी इंडेक्स मेगाग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। मेगाग्राम किसको कहते हैं? एक टन को, लिख लो। मेगाग्राम इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 grams is equals to 1 ton, बराबर 1 टन। एक तो टन होता है, वो बहुवचन में टन्स हो जाता है। मेगाग्राम मतलब 1 टन, 1000 किलो या 10 लाख ग्राम। ये तो पढ़ा हुआ ना, मेगा नहीं पढ़ा? माइक्रो, नैनो, पिकोमीटर, फर्मीटोमीटर। इरोडिबिलिटी होता है ना, इरोडिबिलिटी कुछ होता नहीं। तो एक तो ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला अपने पास पता, वाटर इरोजन वाला, RKLSCP, वो तो ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, तो एग्रोनॉमी में ही पढ़ा दिया होगा सर ने, तो उनका फेवरेट है V इज इक्वल्स टू वेजिटेटिव। अब यहाँ थोड़ा सा अपने ध्यान में देखा है ना, वहां कुछ चीजें मिस करी हुई है नोट में, जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी। कंट्रोल मेजर्स, अपने को विंड इरोजन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। और जब भी हमको विंड इरोजन कंट्रोल करना है, तो अपने को 3 बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। कौन कौन से 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे? एक तो मेंटेन द वेजिटेटिव कवर, मतलब सॉइल के ऊपर हमेशा प्लांट्स होना ही
चाहिए अगर विंड इरोजन रोकना है। दूसरा, रफेन दी सॉइल सरफेस बाय टिलेज प्रैक्टिसेस, मतलब सॉइल को कभी भी ऐसे प्लेन नहीं छोड़ना, उसको थोड़ा उबड़ खाबड़ करके छोड़ना है ताकि हवा में मृदा के कण आगे भी बढ़े तो वहीं गड्ढे में गिर जाए। और तीसरा, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेजर्स, मतलब और जो एक्स्ट्रा अपने को कोई मैकेनिकल यांत्रिक उपाय करना पड़े वो। दो तो क्या करेंगे, उस पर हमेशा वेजिटेशन का कवर बना के रखेंगे। दूसरा, सॉइल सरफेस को हमेशा टिलेज करके और उबड़ खाबड़ कर देंगे, है ना। और तीसरा, अगर जरूरत पड़ी तो फिर कोई मैकेनिकल मेजर्स अपनाएंगे। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स अपने नोट्स में तो नहीं लिखे हुए हैं, देखो लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से देखो, लिखे हैं? चलो फिर बढ़िया है। पहला, मेंटेन वेजिटेटिव कवर। दूसरा, रफेन दी सॉइल सरफेस बाय टिलेज। और तीसरा, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेजर्स। अब एक एक करके देखते हैं। पहला है अपना वेजिटेटिव कवर। बेस्ट फॉर द वेजिटेटिव कवर पे वहां पे जो लिखा है ना, आइपोमिया ग्रास लिखा है ना। आइपोमिया ग्रास नहीं, बरमूडा ग्रास। अपन 12th में पढ़ते हैं ना, अंजन घास, सेवण घास और दूब घास, ऐसी घास है जो वायु क्षरण से बचाती है। आइपोमिया ग्रास, तो आइपोमिया तो हिरणखुरी की फैमिली है जिसमें बेशरम आता है, हिरणखुरी आती है ना। बरमूडा घास, दूब घास, अलग अलग घास पड़ी ना अपन 12th में। अंजन घास, सेंक्रिस सिलेरियस, लेसुरस इंडिकस, ये सब क्या काम में आती है, विंड इरोजन को रोकने के काम। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज किसको कहा गया, कि जब एटलीस्ट 30% जो है, हाँ, क्रॉप रेसिड्यूसेस को सॉइल सरफेस पे छोड़ दिया। फिर वही की वही पॉइंट जो है बीच में से उड़ा उड़ा के लिखे हुए हैं। सेवन ग्रास सर हमारे दोनों की वही है। हाँ वही एक ही सेवन घास होती है। फिर वेजिटेटिव मेजर्स में यहां से देखना अपने को, बाय ग्रासेस, बाय स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग किसको कहते हैं हम लोग, जब फसलों को पट्टियों में उगाया जाता है ना। एक जैसी फसलों को कंटिन्यूअसली नहीं लगाते, पट्टियों में उगाते हैं। अगर वाटर इरोजन रोकना है तो फिर हम कवर क्रॉप्स की पट्टियां लगाएंगे, और विंड इरोजन रोकना है तो फिर हाइट वाली क्रॉप्स की पट्टियां लगाएं, मक्का, ज्वार, बाजरे की पट्टियां लगाएं, ताकि वो जो तेज हवा है वो इतनी तेज नहीं हो, धीरे धीरे रुकती जाए। तीसरा, स्टबल मल्चिंग। स्टबल मल्चिंग समझते हो, स्टबल का मतलब होता है मक्का, ज्वार, बाजरे के ठूंठ, वो बच जाते हैं ना कटाई के बाद, उसको क्या कहते हैं, स्टबल। उनको फैला देते हैं जमीन के ऊपर, है ना, उसको कहते हैं स्टबल। और चौथा होता है विंड ब्रेक। विंड ब्रेक तो आप सब जानते हो, है ना, एक शेल्टर बेल्ट होता है और एक विंड ब्रेक होता है। विंड ब्रेक में एक या दो ही कतारें होती है पेड़ों की, जबकि शेल्टर बेल्ट में कोई भी या तो जीवित पदार्थों की या तो मृत पदार्थों की बाड़ या दीवार बना देते हैं, है ना। तो अपन दोनों चीजें पढ़ेंगे अभी, विंड ब्रेक भी और शेल्टर बेल्ट भी। अब शेल्टर बेल्ट में देखो, इंजीनियर वॉल यानी पक्की दीवार किसी चीज की, पत्थरों की, या वेजिटेटिव या प्लांट से। शेल्टर बेल्ट में दो चीजें आएगी। Wind break. It is any barrier, either mechanical or vegetative, used for the reduce or break the wind velocity. हवा की गति को रोकने के लिए जब अपन कोई रुकावट पैदा करने के लिए या तो पेड़ लगा दें या तो कोई मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब तार फेंसिंग करके उसके ऊपर कोई चीज बांध देना, जैसे पॉलीथीन बांध देना, उससे भी तो हवा की गति रुकेगी। या तो सीधे सीधे दीवार ही बना देते, अपने बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में देखा होगा ना, सीधे पत्थरों की दीवारें बना देते खेत के चारों तरफ। अब इसका क्या फायदा है, तो एक तो विंड इरोजन को कम करता है ना, विंड ब्रेक। दूसरा, ज्यादा तेज सूखी हवाएं जब मृदा से टकराती है तो वो सॉइल मॉइस्चर को भी साथ में ले जाती है। अगर पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो सॉइल मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। अब गर्मियों में आने वाली जो गर्म हवा, जिसको अपन क्या कहते हैं, लू, हीट वेव्स, उन हॉट एयर्स को रोकने का काम भी कौन करता है, विंड ब्रेक। तो विंड ब्रेक से एक तो अपना विंड इरोजन कम होगा, सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, और तीसरा, लू से बचाव हो जाएगा। किससे बचाव हो जाएगा, लू से। और विंड ब्रेक में हमेशा एक या दो ही कतारें होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट,
विंड ब्रेक में हमेशा पेड़ों की एक या दो ही कतारें होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। फिर शेल्टर बेल्ट में होती है। समझ में आ रहा है ये सब, है ना? तो विंड ब्रेक मतलब एक दो कतार। अपने एग्रीकल्चर में सिर्फ पेड़ों की बात है, मैकेनिकल मेजर सभी इंजीनियरिंग वाला मामला है ना। फिर शेल्टर बेल्ट, जहां वृक्षों की दो से ज्यादा कतारें लगाते हैं, फिर उसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, शेल्टर बेल्ट। एक या दो कतार है तो विंड बेल्ट, इससे ज्यादा है तो फिर क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट। और शेल्टर बेल्ट हमेशा विंड ब्रेक से ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ज्यादा कतार है वृक्षों की। अब वो पूछते हैं कि शेल्टर बेल्ट की हाइट और लेंथ में कितना रेशो रखना चाहिए? हमेशा 1:10 का। मतलब पेड़ की हाइट अगर 10 फीट की है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 100, है ना? किसकी लंबाई? शेल्टर बेल्ट की। अरे पेड़ों की हाइट कितनी, 4 पेड़ थोड़ी लगा के छोड़ देंगे। तो उसका जो अपन बनाएंगे ना, ऐसा बेल्ट बनाएंगे तो इस ऊंचाई में और लंबाई में कितना रेशो होना चाहिए, 1:10 का। अब देखो डिजाइन ऑफ शेल्टर बेल्ट, ये वाला टॉपिक लिखा है कि नहीं अपने नोट्स में? लिखा है, देखना ध्यान से। पहले बात करते हैं हम लोग ओरिएंटेशन। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये वाला। हाइट और लेंथ का मतलब है कि एक तो शेल्टर बेल्ट में जो पेड़ लगाएंगे उनकी हाइट कितनी होना चाहिए, है ना? तो जितनी हाइट होगी ना उससे 10 गुना ज्यादा उस शेल्टर बेल्ट की लंबाई होना चाहिए। जैसे मान लो 10 मीटर पे अपन ने पेड़ लगाया, 30 फीट ऊंचे पेड़ है अपने शेल्टर बेल्ट में, तो वो पूरी लंबाई कितनी होना चाहिए उसकी, 100 मीटर, है ना? अगर 5 मीटर के लगाए पेड़ तो फिर 50 मीटर लंबा शेल्टर, है ना? तो ये जस्ट किताबों में लिखा हुआ है, इसका वैसे प्रैक्टिकली कोई बहुत ज्यादा फर्क, अपना खेत ही छोटा, 100 मीटर कैसे ले जाएंगे? तो इंडियन कंडीशन के लिए किताबों में नहीं लिखा हुआ। हाँ, 100 मीटर तक चौड़ाई तक वो पेड़ ही पेड़ होगा। हाँ, और 10 अगर एक हाइट और वो लेंथ का रेशो 1:10 होना चाहिए, ऐसा उनका कहना, आइडियल रेशो। फिर प्रैक्टिकल तो अपने खेत के हिसाब से ही लगा सकते हैं, अपन दूसरे खेत में थोड़ी पेड़ लगा सकते हैं, है ना? ये जो अपना प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर में दिक्कत ही है, नहीं आइडियल कंडीशन लिख देते हैं, फिर प्रैक्टिकल में पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अपने कहते हैं गेहूं में 120 किलो नाइट्रोजन डालें, फिर अपने पास पानी ही नहीं है, कैसे डालें? तो वो अपने को प्रैक्टिकली डिसीजन वहीं पे लेना पड़ता है। तो एग्जाम में तो आइडियल पूछते हैं हमेशा। तो हमेशा विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट जो है वो परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, यानी हवा अगर इधर से आ रही है तो इसको पूरी तरह से 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, है ना? एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में हो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन तो बचपन से आता ही जा रहा है अपने बार बार, इसको तो अपने को मोस्ट आईएमपी लिखना ही है ना? और दूसरा, खेत से इसकी दूरी कितना होना चाहिए, है ना? तो इसकी दूरी जो है थोड़ी, लगभग अपन ये मान के चलें कि 20 फीट के आसपास होना चाहिए। कितनी? खेत से थोड़ा दूर हो, ताकि इसकी जड़ें खेत में नहीं घुस जाए। अब लेंथ ऑफ शेल्टर बेड, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। सबसे लंबे पेड़ की ऊंचाई से 10 गुना ज्यादा लंबी इसकी लंबाई होना चाहिए। हाइट अकॉर्डिंग टू द फील्ड कंडीशन, आपका खेत कैसा है उसके हिसाब से आपको अलग अलग ऊंचाई के पेड़ों को चुनना पड़ेगा। अगर अकेले ही खेत है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको ज्यादा ऊंचे पेड़ लगाना पड़ेंगे और ज्यादा लंबा शेल्टर बेल्ट। अगर अड़ोसी पड़ोसी ने पहले व्यवस्था कर रखी, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे, फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब स्पेसिंग बिटवीन द रोज, अगर पेड़ों की कतारें हैं तो उन दोनों कतारों के बीच में कम से कम कितने डिस्टेंस होना चाहिए, 3 से 4 मीटर। 3 मीटर मतलब लगभग 13 साढ़े 13 फीट के आसपास हो जाएगा, है ना? 4 मीटर मतलब 16-17 फीट। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.28, हाँ 287 ऐसा कुछ होता है? तो उसको राउंड फिगर में 29 लिख। चलो, दूसरा मेजर अपना, एक तो हो गया विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट, दूसरा है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज मतलब सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए आपको क्या करना है, टिलेज एक्टिविटीज को कम कर देना है। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि इफ द
30% or more residues are left on the field at the time of tillage, it is known as conservation tillage. अगर टिलेज के समय पर पुरानी फसलों के कम से कम 30% अवशेषों को खेत में ही बनाए रखा जाए, 30 से 100 तक रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? कंजर्वेशन टिलेज। हिंदी में कहते हैं संरक्षण भू परिष्कार, है ना? तो वो कर सकते हैं अपन। वो भी 3 टाइप पढ़े ना हमने, रिड्यूस टिलेज, मिनिमम टिलेज एंड जीरो टिलेज। जीरो टिलेज के बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल, है ना? पढ़ा ना जीरो टिलेज? हाँ, उसका पूरा 100% ध्यान रखना कि उसके 100% प्रश्न आता है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब पहली बात तो नो टिलेज। कभी भी लिखा है ना मिनिमम टिलेज, लीस्ट टिलेज, ऐसे ऑप्शन बना बना देता होगा ना जो अपन ने पढ़े ही नहीं गए। नो टिलेज तो हमेशा क्या उत्तर लगाना है? 3 तरह का होता है, रिड्यूस टिलेज, मिनिमम टिलेज एंड जीरो टिलेज। रिड्यूस टिलेज में क्या होता है? तीनों देख लेते हैं अपन थोड़ा थोड़ा, है ना? रिवीजन भी हो जाएगा अपना। रिड्यूस टिलेज में क्या करते हैं? किसान अपनी मर्जी से टिलेज एक्टिविटीज को कम कर देता है। वो देख लेता है अपने 2 से 3 बार हल चलाना ही नहीं, एक बार में ही काम हो जाएगा, है ना? हाँ, अपनी मर्जी से कम करना। फिर दूसरा वर्ड आया मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज किसने दिया था? E.H. फॉल्कनर ने दिया, है ना? हाँ, इसके पिताजी है ना E.H. फॉल्कनर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और तीसरा है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज पे सबसे ज्यादा रिसर्च किसने किया? जीबी ट्रिपलेट, जॉन कपलर ट्रिपलेट। अब मिनिमम टिलेज तो क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी। फिर जीरो टिलेज में क्या हुआ कि जब मिनिमम टिलेज के फायदे दिखे तो लोगों ने और आगे रिसर्च करने का सोचा कि जब जंगल में कोई टिलेज नहीं करता फिर भी वहां की फर्टिलिटी 1% कम नहीं आ सकती, तो फिर खेत में भी क्यों ही करना। अब मिनिमम टिलेज में क्या करते हैं? प्राइमरी टिलेज इज अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज, हाँ, इतना सिर्फ फील्ड प्रिपरेशन तक ही करते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं करते। इसके लिए अलग से इम्प्लीमेंट भी रोटावेटर। रोटावेटर किसका इम्प्लीमेंट है? मिनिमम टिलेज का, है ना? हाँ। फिर जीरो टिलेज। जीरो टिलेज मतलब डायरेक्ट सोइंग, सीधे क्या करना? हार्वेस्टिंग के बाद सोइंग करना, और वो भी स्पेशल इम्प्लीमेंट है इसके। हैप्पी सीडर पढ़ा ना हमने, डेस्क सीडर, और भी पढ़ेंगे आगे, टाउन सीडर, और एक वो जीरो टिल फर्टी सीड कम ड्रिल किसने बनाया? फर्टी कम सीड ड्रिल, ये बनाया जीबीपीएटी पंतनगर। जीबीपीएटी पंतनगर क्यों बनाया? धान के बाद गेहूं की जीरो टिलेज में सीधी बुआई के लिए, दोनों, हैप्पी सीडर भी यही काम करता है और जीबीपीएटी के द्वारा डेवलप जीरो टिल फर्टी कम सीड ड्रिल भी यही काम करता है ना? तो ये चारों इम्प्लीमेंट किस में यूज होते हैं? जीरो टिल। अब जीरो टिलेज के क्या इफेक्ट पड़ते हैं सॉइल पे, वो अपन देखते हैं। क्या इफेक्ट है बताओ? चलो, तुमने तो पढ़ भी लिया मेरे हिसाब से, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे एग्रोनॉमी पढ़ लिया ना, जीरो टिलेज भी तो पढ़ा होगा कि नहीं? कितना एग्रोनॉमी में टिलेज पढ़ा है बताओ मेरे? कितने पेज है? नोट्स होगा ना? फायदे नुकसान पढ़ाए होंगे ना? प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान। फायदा तो क्या है? टाइम, मनी एंड लेबर सॉइल। और सॉइल इरोजन कंजर्वेशन, है ना?
इतने ही फायदे हैं। कितने फायदे हैं? धन, श्रम, समय की बचत होती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। अब नुकसान देखना कितने हैं। एक तो सॉइल कॉम्पैक्शन, है ना? दूसरा एरिएशन कम हो जाता है ना? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो जाता है। और क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एरिएशन कम हो जाता है, माइक्रोब्स भी कम हो जाएंगे। रूट एक्सपेंशन कम हो जाएगा। जर्मिनेशन कम हो जाएगा। जीरो टिलेज में कहाँ जर्मिनेशन, ऐसी मिट्टी चिपक जाती है ना, जगह नहीं देती है। हाँ, जो कमजोर सीड है वो जर्मिनेट नहीं करता। और बताओ। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ पेरिनियल बीड्स। और सोचो, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल बढ़ जाती है। ये जिसकी बढ़ती है वो सोयल अच्छी नहीं होती। हाँ, और बताओ। सोचो। लीचिंग ऑफ सॉल्ट डिक्रीज हो जाती है, बढ़ती थोड़ी है। हाँ, कम हो जाती है। एब्जॉर्प्शन नहीं कम होगा पानी का, तो लीचिंग भी कम हो जाएगी। और साल के ऊपर है। क्या साथ? 25% ज्यादा सीड रेट। हाँ, सीड रेट ज्यादा लगती है। और अच्छा बता, विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डू नॉट चेंजेस विद जीरो टीएच? सॉइल टेक्सचर है। सॉइल टेक्सचर कैसा होता है? हमेशा परमानेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ। ये सब पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो लिख भी सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ा दिया, लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लो। अपन बीएससी है जी, अपने को कोई दो चीजें नहीं मिले ना तो तुरंत उसको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि अपना सिलेबस बहुत ही बड़ा है। चले आगे। ये हो गया अपना कंजर्वेशन टिलेज वाला। The main cause of minimum tillage is steep price rise in oil prices. जीरो टिलेज कौन सी सोयल में करते हैं? सब में करते हैं। आजकल कौन करता है जीरो टिलेज? सब करते हैं विलेज में। चले। लिखोगे नहीं क्या? ये तो पढ़ लिया ना तुमने, आपने कहाँ लिख दिया? नहीं पढ़ाया हो तो लिख लो, है ना। ये रिटेनिंग वाले ने विंड ब्रेक ही होता है ना। शेल्टर बेल्ट के बारे में थोड़ा डिटेल वाला मामला मैंने ऐड करा है इसमें, अगर अपने जमे तो देख लो, तो पढ़ के छोड़ देते हैं इसमें, है ना। शेल्टर बेल्ट के क्वेश्चन आजकल कुछ ज्यादा ही है। शेल्टर बेल्ट इज a wide belt of trees, shrubs or grasses planted in the rows which goes right across the land at right angle to the direction of the prevailing winds to deflect the air current to reduce the wind velocity and give the general protection to cultivated areas against wind erosion and the desiccating effect of the hot winds in leeward side. कहने का मतलब ये है कि वृक्षों की कतारों को राइट एंगल किसको कहते हैं बेटा? 90 डिग्री के एंगल। तो जो हवा आ रही है उसे 90 डिग्री के एंगल पे लगाना, ताकि जिधर हवा जा रही है उसको क्या कहते हैं अपन? लीवार्ड्स। जिधर जा रही है वो कौन सी है? लीवार्ड्स। और जिधर से आ रही है उसको क्या कहेंगे? विंडवार्ड।
लीवार्ड साइड में जो इफेक्ट होते हैं उसको कम करने के लिए पेड़ों की, झाड़ियों की या घासों की कतारें लगाना है अक्रॉस दी विंड डायरेक्शन 90 डिग्री के कोण। इतनी बड़ी परिभाषा का बस इतना सही मतलब है। फिर a typical shelter base has a triangular cross section which can be achieved by planting tall trees in the center, flank on both sides successively by shorter trees, tall shrubs and then low spreading shrubs and grasses। मतलब जब भी अपन शेल्टर बेल्ट लगाएं तो हमको ये ध्यान रखना है कि बीच वाले पेड़ हमेशा सबसे ज्यादा लंबे होना चाहिए और बाहर वाले धीरे धीरे छोटे होना चाहिए ताकि हवा ऐसे आए और ऐसे आए, है ना। इसको पिरामिडल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट जो है वो बहुत सारे अलग अलग शेप्स में लगाए जाते हैं, बट बेस्ट शेप इज पिरामिडल। ये इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले एक बार। और पिरामिडल शेप किसको कहेंगे? व्हेन इनर ट्रीज आर टॉलर देन द आउटर ट्रीज, जब अंदर के पेड़ बाहर के पेड़ों से छोटे हो। तुम चाहो तो 5-7 दिन में खत्म कर दे अपनी इंजीनियरिंग, है? हो कर दो। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्री स्पीसीज यूज फॉर दी शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में जो पेड़ हम लगाएंगे उनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए, है ना। पहला तो स्पीशीज सिलेक्टेड शुड बी नॉन एग्जिस्टिंग, है ना। मतलब ऐसा पेड़ जो अपने यहाँ ढंग से नहीं हो पाए उसको नहीं लगाना है, जो अपने यहाँ उगे ढंग से उसको ही लगाना है। दूसरा फास्ट ग्रोइंग मतलब जल्दी बढ़ने वाले, विंड फर्म मतलब हवा को रोकने वाले, ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब पानी की कमी को झेल सकने वाले, है ना। अनप्लेटेबल टू एनिमल्स मतलब जो गाय भैंसे पशु पक्षी नहीं खाते ऐसा लगाना चाहिए, नहीं तो पहले ही खा जाएंगे। इट शुड हैव ए डेंस क्राउन एंड लो ब्रांचिंग हैबिट। इसका मतलब क्या है कि जब भी पेड़ लगाए अपन तो उसकी शाखाएं नीचे से ही शुरू हो जाए, है ना। और डेंस क्राउन का मतलब ऊपर से भरा भरा होना चाहिए, पेड़ खाली खाली नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा घना पेड़ रहेगा उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। नहीं तो अपन वो घोड़ा नीम लगा लो, किसी काम के, देखा ना घोड़ा नीम, सुबबूल लगा लो, किसी काम के नहीं। यूकेलिप्टस फालतू पेड़ है। इट शुड नॉट बी लीफलेस एट ए टाइम व्हेन प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। कई सारे पेड़ क्या करते हैं सर्दियों के अंदर अपनी पत्तियां पतझड़ी पेड़ होते हैं जो एक साथ ही गंजे हो जाते हैं पूरे। अब जब अपने को हवा रोकने की जरूरत है जब तो गंजे हो खड़े हैं, तो ऐसे पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकली एंड मल्टीपर्पज स्पीसीज फिट फॉर फायरवुड टिम्बर एंड फॉडर। मतलब देखो यहाँ क्या लिख रखा है कि जो जानवर नहीं खाते वो होना चाहिए, और यहाँ लिख रखा है कि उसका प्रयोग चारे के रूप में भी किया जा सकता है ना। तो अपना एग्रीकल्चर इसमें लाइनें चलती है। हाँ, मैं क्या करूँ यार, बुक माइकल ओजा में सही लिखा है, ठीक है। तो बचपन में तो गाय भैंस नहीं खाना चाहिए, उनकी सुरक्षा अपन खुद कर लेंगे, पर बाद में कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली विंड ब्रेक बन के ही रहता है, सूख जाए तो कम से कम उसकी लकड़ी जलाने काम में आए, या इमारती लकड़ी जिसको अपन कहते हैं ना टिम्बर, जिसके प्लाईवुड बन जाए, पट्टियां बन जाए, दरवाजे खिड़की सोफे कुर्सी कुछ बन जाए, तो उससे क्या है कि दो फायदे हो जाएंगे। एक तो जब तक जिंदा रहेगा पेड़ तब तक तो विंड ब्रेक, और जब फिर सूख जाएगा फिर अपन उसका उपयोग कर। अब कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो विंड ब्रेक के लिए अच्छी मानी जाती है? तो सबसे पहले तो देखो अपने पास ग्रासेस, सेनक्रस बारबटस, सेनक्रस सिलेरियस की भाई है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम जिसको कहते हैं अपन कांस को, एक सेकेरम मुंजा जिसको मुंजा ग्रास कहते हैं, पेनिकम टर्जिडम, पेनिकम एंटीडोटे। नहीं है ना, लिखना थोड़ी है, तो बहुत ज्यादा मटेरियल, तुम चाहो तो लिख लो भले में, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने को है ना जीनस जीनस याद करना, स्पीशीज भले भूल जाओ कोई दिक्कत वाली बात
नहीं, सेनक्रिस में सब आ गए, जितने भी सेनक्रिस है वो एक जैसी घास ही लगभग, है ना? क्योंकि अगर जीनस सेम होगा तो फसल भी सेम ही होती। जैसे सेक्करम स्पॉन्टेनियम, ये तो घास का बना, वैसे ही सेक्करम मुंजा, मतलब जितने भी जंगली गन्ने हैं वो सब क्या है, रोक है, सब घास ही घास है। पेनिकम टर्जिडम, पेनिकम मैक्सी, गुआना घास का नाम, पेनिकम एंटीलो। फिर श्रब्स यानी झाड़ियां, कैलोट्रोपिस, देखो। फिर एक और लिखा है क्रोटोलेरिया। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ज्यादा हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी हालत पतली पतली दिख रही है। एक बार पढ़ तो ले कम से कम, है ना? केसिया, डोंडोनिया, डोडोनिया तो पढ़ा हुआ था ना, जेट्रोपा, अगेव स्पीसीज, सेस्बेनिया एक्यूलेटा, ढेचा। स्मॉल ट्रीज, एकेसिया, एकेसिया बबूल वाले हैं ना सब। बेंटेलिस, कैपरिस, साल्वाडोरा, ये अपने यहाँ नहीं होता, साल्वाडोर में होता है। और फिर पेड़, एकेसिया अरेबिका, एकेसिया, फिर एकेसिया, एकेसिया सारे बबूल वर्गीय, है ना? अल्बेजिया, लेबेक, ये किसका नाम है? तेजा डायरेक्टा इंडिका, लेका डलबर्जिया सिसो, सीसम का, लिनिया, फिर पार्किंसोनिया, ये भी विदेशी पेड़ है ना? प्रोसोपिस साइनेरेरिया, खेजड़ी है। प्रोसोपिस जूनिफ्लोरा, ये भी खेजड़ी का एक प्रकार है। पोंगामिया पिन्नाटा, करंज, है ना? टेकोमा अंडुलेटा, ये तो तुम्हारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है ना? नहीं, रोहिड़ा, है ना? यूकेलिप्टस स्पीशीज। चलो, अब देखो ये विंड ब्रेक फिर से थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसमें एक से दो लाइन देखो। विंड ब्रेक का क्या काम है? हवा आ रही है, इसको क्या करना है? ऊपर ले जाना है, जिससे खेत बच जाए। तो ये पुराने जमाने का था, है ना? फिर विंड ब्रेक इज a protective planting around the garden, a farm or a field protect it against strong winds, मतलब तेज हवाओं से खेत को या गार्डन को बचाने के लिए पेड़ों की दीवार लगा देते हैं। अब इसमें से लिखा है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी आधा मीटर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मीटर तक हो सकती है। जितना पेड़ घना हो उतनी दूरी रखें। सर सबसे बेस्ट पेड़ कौन सा रहता है इसमें? आपको शीशम। शीशम बहुत धीरे वृद्धि करता है ना? इमली अच्छी है। हाँ, इमली, इमली बहुत घनी है, पेरिनियल है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब वो तेज हवाओं से भी टूटती उठती नहीं, मजबूत लकड़ी और है। और इमली हो सकती है। रोइडा भी अच्छा है, शीशम भी अच्छा ही है, पर शीशम बहुत धीरे ग्रोथ करता है। शीशम का विंड ब्रेक बहुत देर में बनता है। रोइडा जल्दी ग्रो करता हाँ, रोइडा चलती है। है। केडी खेजड़ी तो नॉर्मल, खेजड़ी ज्यादा फैलती नहीं है, खेजड़ी की समस्या दूसरी है ना? खेजड़ी फैलती नहीं है, खेजड़ी बहुत पास पास लगाना पड़ेगा और उसमें बहुत ज्यादा पत्तियां वत्तियां भी ज्यादा नहीं होती। चलो, यहाँ पे एक लाइन और लिखी है तुम्हारे, देखो। प्लांटिंग हाइट के 30 गुना ज्यादा लंबाई होना चाहिए किसकी? विंड ब्रेक। सेंटर बेल्ट की 10 गुना। अब नेक्स्ट नंबर आता है अपना वाटर इरोजन, पर अपना टाइम कंप्लीट हो गया है ना? हाँ। ये इसका फर्स्ट डे ही है आज मेरे हिसाब से, है ना? उसमें लग रहा है कि जाओ यार, कहीं वीडियो वीडियो दिखाओ तो पहले दिखा दो।